गुड आफ्टरनून। मेरा नाम है मोहम्मद रागिब और आप देखना शुरू कर चुके हैं गुरु मंत्रा अकेडमी। हमारे साथ जुड़ने के लिए एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह आपको ऑलरेडी पता होगा कि एक नोटिफिकेशन आया है यूपी में जीआईसी की प्रोफेसर्स की सीट के लिए, लेक्चरर के सीट्स के लिए, है ना। तो उसके ऊपर कई सारी वीडियोस आप हमारे ऐप पे ऑलरेडी, श्रेया मैम की एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो है जिसमें उन्होंने आपको सिलेबस के बारे में, सीट्स के बारे में बहुत कुछ डिटेल में बताया है। आज की इस वीडियो में जो एक शॉर्ट वीडियो है 10-15 मिनट्स की एक शॉर्ट वीडियो हम बना रहे हैं, जिसमें हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि इंग्लिश के लिए अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, ऑप्शनल में अगर आपका इंग्लिश है, तो आप कैसे प्रिपेयर करें, क्या सिलेबस है और कहाँ से आप मटेरियल इकट्ठा कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में पहले तो हम बता दें, थोड़ी सी बात हम बता दें, बाकी डिटेल के लिए आप श्रेया मैम की वीडियो देख सकते हैं जहाँ पे उन्होंने जीआईसी का बहुत डिटेल में एनालिसिस किया है। तो जीआईसी के एग्ज़ाम में 3 पेपर्स हैं। फर्स्ट पेपर जो 3 पेपर्स कहने का मतलब 2 पेपर हैं। फर्स्ट जो आपका कंपलसरी है, जिसमें आपको क्वालिफाइंग स्कोर करना है 33, उसमें आपके 10 पार्ट्स हैं, 10 यूनिट्स है, वो अलग है। सेकंड पेपर जो होगा उसमें 3 पार्ट्स कह सकते हैं आप, या 2 पार्ट्स हैं। एक हिंदी का पार्ट है, दूसरा ऑप्शनल है। हिंदी में 2 चीज़ें हैं। हमारा फोकस जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है, जो इंग्लिश है, ऑप्शनल सब्जेक्ट में अगर आप इंग्लिश लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऑप्शनल में अगर आपने जीआईसी के एग्ज़ाम में इंग्लिश लेना चाहा है तो फिर आप कैसे प्रिपरेशन करेंगे, क्या सिलेबस है उसका। आपके पास ऑफिशियल नोटिफिकेशन का पेज सिलेबस सामने है, हम उसको देख के आपको बताएंगे। हमने खुद से एनालाइज किया है कि इसको किस तरह से पढ़ा जा सकता है, क्या क्या चीज़ें हैं, कितने राइटर्स हैं, है ना, और उसको कैसे आपको पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, राइट। सो देखिए, आपके यहाँ 2 सेक्शंस हैं, 2 सेक्शंस हैं। पहले सेक्शन में 2 पार्ट हैं और दूसरे सेक्शन में 1 पार्ट है। तो अगर हम बात करें दूसरे सेक्शन की, पहले हम बात कर लेते हैं दूसरे सेक्शन की, हम पहले बात कर लेते हैं आपसे कि दूसरे सेक्शन में 3 चीज़ें हैं। एक तो ये कि शॉर्ट पैसेज है ना, कॉम्प्रिहेंशन जिसे हम कहते हैं। तो एक पार्ट हो जाएगा आपका कॉम्प्रिहेंशन का, यानी कि अगर आपको पढ़ना है तो कैसे उसको ग्रुप में डिवाइड करके आप पढ़ सकते हैं। एक तो हो जाएगा आपका कॉम्प्रिहेंशन, है ना। तो 3 सेक्शन है। पहला सेक्शन हो जाएगा आपका कॉम्प्रिहेंशन का, दूसरा सेक्शन आपका है ग्रामर का, लैंग्वेज वाला जो पार्ट है। इसमें आप पैसिव, नरेशन, है ना, ये दोनों आपके एग्जाम में बाकायदा मेंशन है, तो इसे आपको पढ़ना है ना। इसके अलावा एक चीज़ और है, वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, खैर वो इसी का पार्ट है। तो ये हो जाएगा दूसरा सेक्शन। पहला सेक्शन मतलब किस तरह से आपको पढ़ना है, आप कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना है। कॉम्प्रिहेंशन को बिल्कुल लास्ट में रखिए अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं खुद से, तो है ना। दूसरा सेक्शन है ग्रामर का। तो ग्रामर हमें लगता है कि आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। पहले आप ग्रामर पढ़ें, ग्रामर में आपको टेंसेस क्लियर होने चाहिए, है ना। उसके बाद आप एक्टिव पैसिव पढ़ सकते हैं, फिर नरेशन पढ़ सकते हैं, और फिर ट्रांसफॉर्मेशन का जो पार्ट है वो कर सकते हैं, ठीक। तीसरा सेक्शन जो है इसमें, यानी कि आप अगर तैयार कर रहे हैं तो तीसरा पार्ट जो होगा वो होगा वोकैब का। तो वोकैब में आपके यहाँ क्या क्या पूछा जाता है, सिनोनिम्स पूछा जाता है, एंटोनिम्स पूछा जाता है, होमोनिम्स। होमोनिम्स का मतलब जिसके साउंड एक हैं लेकिन मीनिंग अलग अलग है। साउंड एक है लेकिन मीनिंग अलग अलग है ना, यानी कि स्पेलिंग अलग है और मीनिंग अलग है ना। जंबल ऑफ सेंटेंसेस, ये ग्रामर का पार्ट है, है ना। फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट प्रोपोजिशन, हम इसे जो है वो वोकैबुलरी के पार्ट में डाल दें, ठीक है। उसके बाद इडियम एंड फ्रेजेस हैं, है ना। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट है, ये भी ग्रामर का पार्ट है। और फिगर ऑफ स्पीच, ये एक अलग सी चीज़ है। और उसके बाद प्रीफिक्स एंड सफिक्स, ठीक है। तो सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, होमोनिम्स, है ना। उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, है ना, प्रीफिक्स, सफिक्स, प्रीपोजिशंस, ये आपको वोकैबुलरी में करना है, ठीक है। तो एक सेक्शन ये है इसमें जो आपको प्रिपेयर करना है। हमें लगता है कि आप अगर खुद से शुरू करना चाह रहे हैं तो आप ग्रामर के पोर्शन से स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले टेंस पढ़ लें, उसके बाद एक्टिव पैसिव, और फिर नरेशन, है ना। जब आप ये तीनों चीज़ें कर लेंगे तो इसमें आपके कई सारे पोर्शंस कवर हो जाएंगे। एक तो ये कि आपका डायक एंड डायक वाला जो पार्ट है वो खुद हो जाएगा, है ना। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस वाला जो पार्ट है वो हो जाएगा, और फिर करेक्शन ऑफ द सेंटेंस जो होगा वो भी जनरली यहीं से पूछा जाएगा आपके यहाँ, ठीक है, क्योंकि ये आपके यहाँ क्लियरली मेंशन किया गया।
उसके बाद जो है आप वोकैबुलरी के पोर्शन में बहुत कुछ तो नहीं कर पाएंगे, सब कुछ तो नहीं कर पाएंगे, बहुत कुछ का मतलब सब कुछ तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन काफ़ी कुछ आप कवर कर सकते हैं, है ना। जो जिसके लिए आप ग्रामर की कई सारी किताब ले सकते हैं, है ना, जैसे अजय कुमार सिंह वाली किताब का आप यूज़ कर सकते हैं, है ना। वर्ड पावर का यूज़ कर सकते हैं, है ना। अजय कुमार सिंह हमें लगता है कि वो एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए, है ना। या जो SSC की किताब आती है उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो आप वोकैबुलरी के लिए उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें आपको सिनोनिम्स एंटोनिम्स, तो जब आप सिनोनिम तैयार करेंगे तो उसमें आपका एंटोनिम खुद ही कवर हो जाएगा, है ना। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट भी उसमें कवर हो जाएगा, क्योंकि जब आप सिनोनिम तैयार करेंगे तो आपकी मीनिंग भी तैयार हो जाएगी, है ना। और प्रीफिक्स सफिक्स के लिए थोड़े से रूल्स होते हैं जो अलग से आपको पढ़ने हैं, या अगर आप किसी टीचर से पढ़ेंगे तो वो आपको ये वाला पार्ट पढ़ाएगा, है ना। रीअरेंजिंग द सिंपल सेंटेंसेस, ये तो ग्रामर का पार्ट हो जाएगा, है ना, ये ग्रामर का पार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये ग्रामर हो गई, ये ग्रामर हो गई, ये ग्रामर हो गई, है ना। और तो ये 3 पार्ट है, और फिगर ऑफ स्पीच को आप लिटरेचर के पार्ट में भी पढ़ सकते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पे आपको पढ़ना ही पड़ेगा, तो थोड़ी सी चीज़ें जो रह जाएंगी वो आप इसी में कवर कर लीजिएगा, लिटरेचर में वो आ ही जाएंगी, वो उसके अंदर आ जाएंगे, ठीक। तो ये आपका ग्रामर का पोर्शन है जो आपको प्रीफर करना है। ये इसमें जो है जो वोकैबुलरी का पोर्शन है वो काफ़ी लेंदी है, तो उसे थोड़ा आपको टाइम देना पड़ेगा। ग्रामर के पोर्शन में, ग्रामर का जो पोर्शन हमने बताया है उसमें आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, ठीक है। यानी कि जैसे करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, तो ये चीज़ें आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, जो प्रैक्टिस से आएगा। अब उसके बाद आपका पार्ट बचता है, अब उसके बाद आपका पार्ट बचता है लिटरेचर का। लिटरेचर में इन्होंने 2 सेक्शन बताए हैं। एक सेक्शन बताया है जिसमें उन्होंने ऑथर्स का नाम दिया है, यानी कि उस ऑथर के बारे में आपको पढ़ना है, उसके वर्क्स के बारे में पढ़ना है, और ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में पढ़नी है, ठीक है। दूसरा सेक्शन जो है उसमें आपको लिटरेरी मूवमेंट्स के बारे में पढ़ना है, लिटरेरी मूवमेंट्स के बारे में पढ़ना है। और तीसरा सेक्शन उसी में एक और सब्स्टिट्यूट सेक्शन है जिसमें आपको क्रिटिसिज्म के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, हम आपको उसके बाद आपको बताएंगे कि आपको कहाँ से क्या पढ़ना है, ठीक। तो पहले हम ये देखते हैं कि अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं तो कैसे पढ़ेंगे। देखिए, यहाँ से लेके ये सारे ही राइटर्स, यानी चौसर, शेक्सपियर, मिल्टन, ड्राइडन, पोप के बाद कॉमा होना चाहिए था, वर्ड्सवर्थ, शैली, कीट्स, टेनिसन, मैथ्यू आर्नोल्ड, चार्ल्स डिकेंस, थॉमस हार्डी, येट्स, इलियट, G.B. शॉ, ऑरवेल, है ना। यहाँ तक एटलीस्ट, है ना, यहाँ तक एटलीस्ट ये जो राइटर्स हैं ये ब्रिटिश हैं, तो आपको ये तो ब्रिटिश में पूरा ही, यानी चौसर से जहाँ से लिटरेचर बाकायदा हम मानते हैं कि इंग्लिश लिटरेचर शुरू हुआ, कैंटरबरी टेल्स या गुड वुमेन जैसे वर्क से, तो वहाँ से लेकर T.S. इलियट जो 20th सेंचुरी के राइटर हैं वहाँ तक के पूरा आपको कवर करना है, ठीक है। और पूरा क्यों कवर करना है वो अभी आगे बता देंगे। और ये दोनों जो है ये अलग हैं, G.B. शॉ आयरिश हैं, है ना, ऑरवेल हैं। उसके बाद ऑरवेल कहीं ना कहीं इंडियन भी हैं, पर ठीक है। उसके बाद जो है वो आपके पास इंडियन राइटर की लिस्ट है, राजा राव, मुल्कराज आनंद, यहाँ पे कॉमा होना चाहिए था, निसिम एज़ेके, रॉबर्ट और ये यहाँ तक, ठीक है। तो ये 4 राइटर्स, 4 इंडियन राइटर्स हैं, है ना, तो ये इंडियन हो गया। यहाँ पे एक नाम और है जो आप और भी नाम है, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर, है ना, रविन्द्रनाथ टैगोर कन्नड़, और V.S. नाइपॉल इंडिया में बॉर्न हुए, हालांकि वो खुद को जब नोबेल प्राइज़ मिला तो उन्होंने अपने आप को एसोसिएट करने से मना कर दिया कि मैं इंडियन नहीं हूँ, है ना। वो अपने आप को जहाँ पले बढ़े वहीं का मानते हैं, हालांकि उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं। खैर, तो 7 इंडियन राइटर्स हैं आपके पास, टोटल जो है वो 7 इंडियन राइटर्स हैं। उसके बाद जो है 3 जो है वो आपके पास वो अमेरिकन राइटर्स हैं, है ना, ये 3 जो है। और ये जो लिस्ट है ये जो ब्रिटिशर्स वाली लिस्ट है, यहाँ पे आपको 25 राइटर्स, ठीक है। तो 25 + 7, है ना, +3, तो टोटल मिलके आपके पास हो गए 35 राइटर्स। टोटल आपके पास 35 राइटर्स हो गए। एक बार फिर से गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, सॉरी 14 है ये,
मुझे कन्फ्यूज़न हो रहा था, 15 होगा, 15 है ये, 15 प्लस 7 है ना, यानी 22 प्लस, तो टोटल जो आपके पास राइटर्स हैं वो 25 है ना, टोटल जो है वो 25 राइटर्स हैं आपके पास। 25 जो है वो लिटरेचर के पार्ट में है, यानी कि जो पार्ट में है। तो इसमें देखिए 3 चीज़ें हैं, एक तो ये कि ब्रिटिश हिस्ट्री है, तो ब्रिटिश में 15 राइटर्स हैं जिसको आपको पढ़ना है। उसके बाद अमेरिकन है, अमेरिकन में बहुत छोटा है, सिर्फ 3 राइटर हैं, हेमिंगवे है ना, पिंटर है, और तीसरा राइटर जो है वो आपके पास है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, पोएट हैं वो, है ना। तो ये 3 राइटर्स हैं, और फिर इंडियन राइटर्स 7 इंडियन राइटर्स हैं ना, ये 7 राइटर्स आपको पढ़ने हैं। उसके बाद जो है अब इसमें जो है आपको पढ़ना क्या क्या है, इसमें अगर आप देखें कि आपको पढ़ना क्या क्या है, तो देखिए आपको राइटर के बैकग्राउंड के बारे में पढ़ना है, राइटर का बैकग्राउंड पढ़ना है, यानी कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, है ना, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। उनके वर्क्स के बारे में पढ़ना है, कौन कौन से वर्क्स उन्होंने लिखे, है ना, ईयर्स पढ़ना है, और फिर जो उनके इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं उनमें आपको समरी पढ़नी है और कैरेक्टर्स पढ़ना है, उनकी समरी पढ़नी है और उनका आपको कैरेक्टर्स पढ़ना है, इतना पढ़ना है आपको ये सारे में। इसको आप कैटेगराइज करके पढ़ सकते हैं, यानी ब्रिटिश अलग से पढ़ें, अमेरिकन अलग से पढ़ें, और फिर इंडियन लिटरेचर अलग से पढ़ें। मेरा ख्याल है आपको ब्रिटिश से शुरू करना चाहिए अगर आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो, क्योंकि ब्रिटिश हिस्ट्री सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा जो आपके पास है वो ब्रिटिश हिस्ट्री है, और ये सारे जो मूवमेंट्स हैं ये भी ब्रिटिश हिस्ट्री का पार्ट है। तो इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप ब्रिटिश हिस्ट्री से स्टार्ट करें, उसके बाद या तो इंडियन पढ़ लें या अमेरिकन पढ़ लें। इंडियन इसलिए क्योंकि शायद आपका इंटरेस्ट ज़्यादा है, और अमेरिकन इसलिए क्योंकि उसमें बहुत कम, सिर्फ 3 राइटर्स आपको पढ़ने हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले हमें लगता है कि बिफोर यू गो इनटू दिस, इससे पहले कि आप, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको याद करनी है, रटनी है ना, बिल्कुल रटनी है कि कौन कौन से वर्क्स लिखे हैं, है ना, किस जॉनरा में, यानी पोइट्री है, क्या है ना, वो बेसिक चीज़ें आपको पढ़नी। उससे पहले हमें लगता है कि आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी होंगी, यानी रेनेसां क्या होता है ना, रेनेसां का मतलब होता है रीबर्थ, है ना, कब से शुरू हुआ, कब ख़त्म हुआ, है ना, कौन कौन से ग्रेट राइटर थे, किसने इन्फ्लुएंस किया, इटली से कैसे आया, है ना, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है। उसके बाद रिफॉर्मेशन के बारे में पढ़ना है, रिफॉर्मेशन एज 1660 का जो एज है वो रिफॉर्मेशन है। रिफॉर्मेशन क्यों कहा जाता है ना, कि जो प्यूरिटन्स थे उनसे आज़ादी मिल गई, यानी कि थिएटर्स जो है वो दोबारा से खुलने लगे, एंड ऑल दीज थिंग्स स्टार्टेड हैपनिंग वंस अगेन, है ना। उसके बाद मेटाफिजिकल पोइट्री, जॉन ड्राइडन, इस तरह के राइटर्स को के बारे में आपको पढ़ना है ना। यूनिफाइड सेंसिबिलिटी क्या चीज़ होती है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। क्लासिसिज्म जो पोप वाला जो एज है ना, ऑगस्टन एज भी जिसे कहते हैं, तो इसमें ईयर्स पूछे जाते हैं, है ना, कौन से राइटर्स हैं, क्या काम हो रहा था, इस तरह की चीज़ें आपके यहाँ पूछी जाती हैं। ईयर्स बहुत कॉमनली पूछा जाता है। रोमांटिसिज्म है ना, जिसमें वर्ड्सवर्थ, कीट्स, शैली, ये सारे राइटर्स आपके यहाँ है ना। तो उसके बाद मॉडर्न लिटरेचर, जिसमें आपके यहाँ टी.एस. एलियट, ये हार्डी, है ना, ये सारे राइटर्स आते हैं, इसको पढ़ना है ना। उसके बाद प्री रैफेलाइट है, उसमें यहाँ तो आपके यहाँ कोई राइटर नहीं दिया है ना। उसके बाद मॉडर्न लिटरेचर है, मॉडर्न लिटरेचर का मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से, है ना। उसके बाद मेजर स्टैंजास फॉर्म, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है ये आगे आप इसमें कवर कर लेंगे, है ना। यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये वाला पोर्शन आप बाद में कवर कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद ये जो है ये क्रिटिसिज्म का पार्ट है, ये क्रिटिसिज्म का पार्ट है, तो इसको आपको अलग से करना होगा, ठीक है। तो आपको तो हमें लगता है कि अगर आप पढ़ना शुरू करना चाह रहे हैं लिटरेचर, तो हमें लगता है कि लिटरेचर सबसे पहले आपको स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि लिटरेचर में बहुत बहुत कुछ है पढ़ने के लिए और याद करने के लिए। तो आप यहाँ से स्टार्ट करें, यानी कि सबसे पहले इन लोगों का बैकग्राउंड पढ़ें। कहाँ से पढ़ें? देखिए, हमें लगता है कि आप कोई बुक ले सकते हैं, कोई भी बुक ले सकते हैं जो आप जहाँ से आप शुरू कर सकते हैं। बी.एन. चतुर्वेदी की बुक बड़ी आसान है, लेकिन मार्केट में मिलती नहीं है, तो आप देख लें। बी.एन. चतुर्वेदी की बुक आती है आउटलाइन ऑफ ब्रिटिश हिस्ट्री के नाम से, शायद यही नाम है, यही टाइटल है, आप देख लीजिएगा। ब्रिटिश हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश हिस्ट्री, सॉरी, इंग्लिश लिटरेचर, ठीक। इस नाम से आपको अगर मिल जाए, ये जनरली मिलती नहीं है, लेकिन अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है ना। दूसरा ऑप्शन आपके पास हो सकता है कि आप जो है वो ये रटलेज के नाम से आपको मार्केट में किताब मिल जाएगी, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, है ना।
ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए, ये भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। थोड़ी सी लेंदी है ना, पर ठीक है ना, आप ये ले सकते हैं। रटलेज हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के नाम से आपको मिल जाएगी, 600 पेजेस के आसपास है। पीडीएफ आपको मिल जाएगा गूगल पे, अगर आप देखेंगे तो इसका पीडीएफ मिल जाएगा, है ना, तो इसका पीडीएफ भी आप ले सकते हैं। बाकी इसके अलावा बहुत सारी किताबें मार्केट में हैं, लेकिन हमें लगता है कि अगर इन दोनों में से अगर आपको कोई किताब मिल जा रही है तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है ना। बाकी अगर आपको और कोई किताब, हमें लगता है कि रटलेज हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर सबसे अच्छी किताब होगी आपके लिए स्टार्ट करने के लिए, है ना। अगर आपको फिर भी लगता है कि कोई और किताब ट्राई करनी है तो आप ट्राई कर सकते हैं, है ना, लेकिन उसमें देख लें कितनी ऑथेंटिसिटी है एंड ऑल दीज थिंग्स, है ना। तो वहाँ जब आप वो करेंगे तो उसमें आपका ये सारा पार्ट कवर हो जाएगा, यानी कि यहाँ से लेके रेनेसां से लेके ये मॉडर्न एज तक ये पूरी चीज़ें कवर हो जाएंगी, और उसमें ये सारे ही राइटर्स आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाएंगे, है ना। ऐसा नहीं है कि ये सारे राइटर्स आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन पहले आप ये पढ़ लीजिए तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस एज में क्या चल रहा था, क्या ऑल दीज थिंग्स, है ना। उसके बाद जो है जब ये चीज़ें आप कर लें तो फिर आपको नोट्स की ज़रूरत होगी, है ना, कि इन राइटर्स को अलग से फिर पढ़ना होगा, इन राइटर्स को फिर आपको अलग से पढ़ना होगा। तो उसके लिए आप स्पार्क नोट्स वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं, स्पार्क नोट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, विकिपीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, टीचर की मदद ले सकते हैं जहां पे आपको टीचर इसमें हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद जो ये शॉर्ट सेक्शन है इसको आप अलग से कर लीजिएगा, है ना। विकिपीडिया पे आपको ब्रिटानिका पे कंप्लीट मटेरियल मिल जाएगा, और ये बहुत छोटा सा सेक्शन है, तो आप अभी इस पर फोकस ना कीजिए, अभी इस पर फोकस कीजिए। सबसे पहले आपको ब्रिटिश हिस्ट्री पढ़नी है, आपको एक किताब लेनी है जिससे ब्रिटिश हिस्ट्री पढ़नी है ना। हैंडबुक कोई भी ले लीजिए, आउटलाइन हिस्ट्री ले सकते हैं या हैंडबुक ले सकते हैं, या BN चतुर्वेदी की किताब ले सकते हैं। मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा, लेकिन आपको जो अच्छी लगे, ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस था जो मैंने आपको बताया, आप कर सकते हैं। और वहाँ से आप चाहे तो नोट्स भी बना सकते हैं, अगर आप नोट्स बना लें इन राइटर्स का तो ये अच्छा काम हो जाएगा। और फिर आपको ये राइटर्स सेपरेटली करना होगा। सेपरेटली कहाँ से कर सकते हैं? विकिपीडिया से कर सकते हैं, स्पार्क नोट्स से कर सकते हैं, है ना। बाकी गुड रीड्स से आपको इंपॉर्टेंट लाइंस मिल जाएंगी, है ना, और ब्रिटानिका से कर सकते हैं, ठीक है। और फिर एरिस्टोटल, ड्राइडन और मैथियनॉल जैसे राइटर्स जो हैं, इनके लिए बहुत शॉर्ट में आपको चीज़ें करनी होंगी, है ना। इनके लिए डायरेक्ट आप विकिपीडिया पे और स्पार्क नोट्स पे आपको इनफ मटेरियल, ब्रिटानिका स्पार्क नोट्स पे आपको इनफ मटेरियल मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको किताब चाहिए हो तो आप क्रिटिसिज्म की कोई किताब जो थ्योरी की किताब है वो आप मार्केट से ले सकते हैं। MH अब्राहम सबसे बड़ा नाम माना जाता है, मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम माना जाता है। MH अब्राहम की बुक आती है ना, ये आप ले सकते हैं, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा आपके यहाँ सिलेबस में है नहीं। पर अगर आप चाहें, ये किताब तो आपको लेनी चाहिए, है ना। हिस्ट्री की एक किताब तो आपको लेनी चाहिए, ये मेरा रिकमेंडेड है ना। हिस्ट्री की किताब ले लीजिए, MH अब्राहम के लेने की ज़रूरत नहीं है इसके लिए। हिस्ट्री की किताब जब लीजिएगा तो ये पोर्शन कवर हो जाएगा, और इस पोर्शन का भी काफ़ी कुछ आपको समझ में आ जाएगा। अब चीज़ें रह जाएंगी याद करने के लिए। याद करने के लिए आपको नोट्स बनाने हैं, नोट्स इस बुक का हेल्प ले सकते हैं जो बुक आपने ली है, और साथ में विकिपीडिया, स्पार्क नोट्स, ब्रिटानिका, इन तीनों का हेल्प लेके आप बना सकते हैं, ठीक है। और फिर बाकी ये वाला सेक्शन रह गया, तो इतना ही, बस इतना ही आपको करना है ना। तो MH अब्राहम की अगर आप किताब लेंगे तो आपको ये पूरा यहाँ से यहाँ तक आपको मिल जाएगा, बहुत डिटेल, ठीक। ये एक डिक्शनरी के फॉर्म में लिखी गई है, डिक्शनरी नहीं है लेकिन डिक्शनरी के फॉर्म में, ठीक। बस इतना ही आपको करना है। लेकिन अगर आप किसी टीचर का हेल्प लेना चाहेंगे तो आपका फ़ायदा ये होगा, देखिए आपको हिस्ट्री तो खुद से पढ़नी पड़ेगी, लेकिन टीचर आपको शॉर्ट में हिस्ट्री समझा देगा क्लास में। एक काम ये हो जाएगा, और दूसरा काम ये हो जाएगा कि आप जो घूम घूम के जाएंगे ब्रिटानिका पे ढूंढने के लिए, स्पार्क नोट पे ढूंढने के लिए, विकिपीडिया पे ढूंढने के लिए, वो टीचर आपके लिए खुद से करके ले आएगा। और दूसरी बात यह है कि कौन सा वर्क इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट है, ये आपको मेहनत करनी पड़ेगी जानने के लिए। अगर आपका एक्सपीरियंस टीचर होगा तो उसे ऑलरेडी पता होगा कि किस किताब की उसको समरी बतानी है, कैरेक्टर्स बताने हैं, कितना बताना है, ये सारी चीज़ें आपको टीचर कर देगा। अब जैसे लीजेंड ऑफ गुड वुमेन के लिए आपको सिर्फ इतना जानना है कि वो जॉनरा कौन सा है, किस फॉर्म में लिखा गया है। लेकिन चौसर का आपको बहुत कुछ जानना है, कितने पिलग्रिम्स थे, कितनी स्टोरीज लिखी गई, कब लिखी गई, है ना, किससे इन्फ्लुएंस होकर लिखी गई,
किस फॉर्म में लिखी गई, ये सारी चीज़ें जाननी है। तो ये आपको एक अच्छा टीचर बता सकता है। आप खुद से भी कर सकते हैं, लेकिन आपको खुद से करने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, है ना, यानी कि आपको रिसर्च ज़्यादा करनी पड़ेगी, टाइम थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप खुद से करेंगे तो आपको डबल फ़ायदा भी होगा, दैट इज़ अनदर थिंग, है ना। तो आप एक टीचर की भी मदद ले सकते हैं और खुद से भी कर सकते हैं। और रही बात लैंग्वेज की, तो लैंग्वेज में जो ग्रामर का सेक्शन है वो अगर आप टीचर की हेल्प लेंगे या यूट्यूब की हेल्प लेंगे तो वहाँ पर आपका काम आसान हो जाएगा, है ना, कि आपको बहुत ज़्यादा वो नहीं करना है। लेकिन प्रैक्टिस आपको करनी है। एक पार्ट वोकैबुलरी में टीचर कुछ बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि आपको रटना तो आप ही को पड़ेगा, है ना। जिम में आप बहुत अमीर हैं तो एक आदमी आपको टॉवल देने वाला तो मिल जाएगा, लेकिन पुशअप तो आप ही को लगाने पड़ेंगे। तो वोकैबुलरी का वही काम है कि रटना तो आपको पड़ेगा, टीचर आपको मीनिंग बता देगा, वो आपको डिक्शनरी में भी मिल जाएगा। तो अगर आप हमारा बैच ज्वाइन करना चाहेंगे तो आप हमारा बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप हमारा बैच ज्वाइन करेंगे तो आपको सारे ही सब्जेक्ट्स, यानी कि इंग्लिश ऑप्शनल भी मिलेगा, और जो कंपलसरी सब्जेक्ट है यानी कि हिंदी वाला वो भी मिलेगा, और फिर उसके साथ जो है आपको जो इंग्लिश है वो पूरा मिलेगा, हिंदी मिलेगा और ऑप्शनल मिलेगा। सारी चीज़ें कंप्लीट मटेरियल आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलेगा। अगर आप हमारा बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, यू आर मोर देन वेलकम टू डू दैट, एंड जस्ट लेट अस नो। डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा। सो वी आर गोइंग टू स्टॉप इट हियर। थैंक यू वेरी मच।